आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में एट्रॉसिटी एक्ट के तहत केस हैं दर्ज, फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? गिरफ्तारी के मुतालबे पर अम्बेडकरी समाज की जानिब से शहर में निकाला गया आक्रोश मोर्चा। शहर भर में मोर्चे के लिए बढ़ा दिया गया था पुलिस बंदोबस्त। एक दिन का वाटर शटडाउन लेने के बाद गुज़िश्ता रात अचानक कंडक्टर टूट जाने से जायकवाड़ी पंप हाउस की बत्ती हुई गुल। मरम्मत में लग गए 6 घंटे, तब तक वाटर लिफ्टिंग भी रही बंद। शहरियान में पानी सप्लाई मुतासिर होने का इम्कान। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत चलाए जाने वाले CBSE स्कूल्स में जूनियर KG में दाखिलों के लिए एडमिशन फॉर्म्स की तकसीम का अमल हुआ शुरू। सरपरस्तों में जोशो खरोश। 40 नशिस्तों के लिए 400 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने का है इम्कान। कुरानदाजी के जरिए दिया जाएगा दाखिला। और किसानों को कर्ज हासिल करने में हो रही दुश्वारियों से निजात दिलाने शिवसेना उद्धव ग्रुप उतरा मैदान में। लीड बैंक के अफसरान मुलाजिमीन के लिए रखा वर्कशॉप और उन्हें याद दिलाई उनकी जिम्मेदारियां। अब खबरें तफसील से। साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील पर एट्रॉसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बावजूद अब तक उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, लिहाजा उनकी फौरी गिरफ्तारी के मुतालबे पर आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अन्याय व अत्याचार विरोधी कृति समिति की जानिब से शहर में आक्रोश मोर्चा निकाला गया। आक्रोश मोर्चे में शामिल अम्बेडकरी समाज के कायदीन का कहना है कि साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील ने गुज़िश्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरिजन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए बौद्ध समाज की बेइज्जती की है, जिससे अम्बेडकरी समाज के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। जिसके बाद मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में उनके खिलाफ एट्रॉसिटी के केस दर्ज हुए हैं, मगर अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी के मुतालबे पर क्रांति चौक इलाके से आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जो सिला खाना गुलमंडी होते हुए भड़कल गेट पहुंचकर इजलास में तब्दील हो गया। इस मौके पर तमाम कायदीन ने अपने खिताब में इल्ज़ाम लगाया कि इम्तियाज़ जलील हमेशा ही ज़ातिवाद करते हैं और अम्बेडकरी आवाम को बार बार बेइज्जत करते हैं, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें हद पार किया जाए। ये मुतालबा मोर्चे के जरिए किया गया। इस मोर्चे में भीम सैनिक बड़ी तादाद में शामिल हुए। नाही, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट इम्तियाज भाई जर विचार केला तर ज्यावेळी या संभाजीनगर शहरामध्ये आयुष्यामध्ये पहिल्या वेळेस खासदार ह्या दलित बांधवामुळे खासदार झालेले आहेत, बौद्धमुळं ह्या सगळ्या बौद्ध समाजामुळे खासदार झालेले आहेत आणि तितक्या दिवसामध्ये ताबडतोब हरिजन शब्द वापरायचा। तसंच मागच्या काळामध्ये ज्यावेळेस ते खासदार होते त्यावेळी या ठिकाणी दूध डेअरी सिग्नलवर गेली 10 वर्षापासून आम्ही म्हणजे 9 वर्षापासून मुंडे साहेबांचं स्मारक व्हायला पाहिजे यासाठी आम्ही या महाराष्ट्रात अनेक आंदोलने केली आणि या जिल्ह्याचा खासदार असताना त्यांनी मुंडे साहेबांचं स्मारक कशासाठी या ठिकाणी स्मारक होऊ नये अशा प्रकारची भूमिका घेतली। त्यावेळी आम्ही आंदोलने केली आणि आज या महाराष्ट्रातला OBC सुद्धा या आंदोलनामध्ये सहभागी आहे आणि जय भगवान महासंघाचा जाहीर पाठिंबा आहे की माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी हरिजन शब्द वापरून बौद्ध समाजाच्या भावना दुखावलेल्या आहेत। मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की महानगरपालिकेच्या निवडणुका आहेत, 2 जातीमध्ये तेढ निर्माण कसं होईल हे करण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत, परंतु आमची मुस्लिम बांधवांशी सर्व संबंध चांगले आहेत। मुस्लिम बांधवांशी काही घेणं देणं नाही, फक्त इम्तियाज जलील विरोधामध्ये त्या मोर्चा हा निघत आहे आणि इम्तियाज जलीलला हरिजन शब्द वापरल्यामुळेच हा मोर्चा निघत आहे। दुसरा मुद्दा या ठिकाणी का ते बौद्ध समाजाला नेहमी टार्गेट करत असतात। याकरिता DDR मध्ये महिला आदर्श जो घोटाळा झाला, DDR मध्ये जो खैरे बौद्ध समाजाचा अधिकारी होता, त्यांनीच हा घोटाळा उघडकीस आणला आणि त्याच्याच विरोधामध्ये त्याला FIR फाडण्यात आणि त्याला जेलमध्ये पाठवलं। दुसरा दाबशेंडे म्हणून अधिकारी होता, त्याला सुद्धा जेलमध्ये पाठवलं, त्याने भ्रष्टाचार उघडकीस काढला आणि एक जो अधिकारी होता जो इम्तियाज जलीलला पैसे पुरवायचा त्या अधिकाऱ्याला बाहेर सोडण्यात आले, परंतु आता एक जे अधिकारी आलेले आहेत त्यांनी या ठिकाणी त्याला निलंबित केलेलं आहे। मग बौद्ध समाजाला तुम्ही टारगेट करता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अन्याय व अत्याचार विरोधी कृति समिति की जानिब से निकाले गए आक्रोश मोर्चे के सबब शहर में पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया। क्रांति चौक से भड़कल गेट तक निकाले गए इस आक्रोश मोर्चे के मौके पर शहर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आने पाए और शहर में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे। इस गर्ज से
डीसीपी, एसीपी, पुलिस इंस्पेक्टर्स, डिप्टी इंस्पेक्टर्स और दीगर अफसरान व मुलाजमीन पर मुश्तमिल 300 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन शहर में तैनात किए गए थे। ड्रोन कैमरों के जरिए शहर पर नज़र रखी गई और खुफिया अमले के मुलाजमीन चप्पे चप्पे पर मोर्चे में शामिल अफराद के अलावा इन इलाकों से गुजरने वाले शहरियान पर नज़र रखे हुए थे। आज येणाऱ्या जन आक्रोश मोर्चा संदर्भामध्ये अतिशय व्यवस्थित बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। आमचे नवीन आलेले आदरणीय DCP सर शिंगारेड्डी ऋषिकेश यांच्या नेतृत्वाखाली एक DCP, एक ACP, 7 PI, जवळजवळ 35 PSI API आणि 200 कर्मचारी आणि RCPचे 60 कर्मचारी असा 300 पेक्षा जास्तचा बंदोबस्त लावण्यात आला आहे। त्यामध्ये ठिकठिकाणी फिक्स पॉईंट, पेट्रोलिंग आणि तसेच मोर्चासोबतचा बंदोबस्त याचा समावेश आहे आणि मोर्चा अतिशय शांततेत सध्या सुरू आहे। सकाळपासून शांततेत क्रांती चौकापासून सुरुवात झालेली आहे आणि बडकल गेटला समारोप होणार आहे। बरोबर आहे। क्रांती चौक येथून मोर्चाची 1:15च्या दरम्यान सुरुवात झालेली आहे आणि तो क्रांती चौक, पैठण गेट, बारापाई ताजिया इथे मिल कॉर्नर मार्गे बडकल गेटला येणार आहे। बडकल गेटला मोर्चाची सांगता होऊन मोर्चातील शिष्टमंडळ हे निवेदन देणार आहे। बरोबर आहे। आमचा शासकीय ड्रोन आहे त्यामार्फत पेट्रोलिंग सुरू आहे आणि सर्व शांततेत सुरू आहे। महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ सियासी मौज़ूआत पर सहाफ़ियों से तबादला ख्याल किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। मान्य उद्धवजींना मदत करणं असं असतं। सचिव आमच्याकडे जे 7-8 आहे, प्रत्येकाला एक एक वेगवेगळ्या विभागाची जबाबदारी आहे, त्या पद्धतीनं काम करत असतात। त्यामुळे माझा त्यांच्या विषयाशी काही संबंध यायचा कारण नाही। माझी काय पद्धती ती माझी पद्धती, त्याला काय मला माहीतच नाही त्यांची संकल्पना असायचं काय कारण त्यांनी मला कधी सांगितली का किंवा मी त्यांना विचारली का मला माहीत नाही। आणि माझा पिंड आंदोलनाचा आहे, हे असे आम्ही सातत्यानं काही ना काही करत असतो। आज आम्ही बघा बँकांची शाळा एक आंदोलनात्मक उपक्रम राबवलेला आहे। या निमित्तानं शिवसैनिक बँकात जातो, शेतकरी त्याच्याकडे येतात, शेतकऱ्यांच्या 4 फाईल मंजूर करायला शिवसैनिक बँकेमध्ये जातो। एखादी होते, एखादी होत नाही, परंतु एक संपर्क वाढतो, हा या आंदोलनाची भूमिका असते। आणि त्याच्यामुळे मी मागच्या 40 वर्षांनी काम करतो, त्यामुळे मला असं वाटत नाही लाखेंबिखेंचे काही गोष्टी मला घ्यायची आवश्यकता आहे। मला असं वाटतं त्यांचं व्यक्तिगत मत असेल। निश्चित 8 निवडणुका म्हणजे जवळपास 40 वर्षाचा काळ हा मोठा काळ आहे, परंतु तसं बघायला गेलं तर भास्कर जाधव हे शिवसेनेचे नेते आजही सक्षम, ताकदवान आहेत आणि त्यांची शिवसेनेला आवश्यकता। मला असं वाटतं मंत्रिपद किती आपल्याकडं आणि कोणाला द्यायचे हा पक्षश्रेष्ठींसमोर सगळ्याच पक्षाच्या नेहमीचा विषय असतो आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यांना संधी देता येणं किंवा दिली जाणं या सगळ्या गोष्टी अतिशय मला वाटतं सगळ्यांनाच, फक्त एवढ्या भास्करराव पुरत्या नाही तर सगळ्याच पक्षश्रेष्ठींना एक मला असं वाटतं निर्णय घेताना एक फार छातीवर दगड ठेवून निर्णय घ्यावे लागत असतात। तर भास्करराव जाधव तसे सक्षम आहेत, मंत्रिपद काय त्याच्यापेक्षा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या तर पेलू शकतात तेवढे ते सक्षम आहेत असं मला तरी वाटतं। तर सगळ्या पक्षाची काम करण्याची स्वतंत्र पद्धती असते। सगळेच नेतृत्व सारखं नाही वागू शकत किंवा सारखं स्टाईल ऑफ फंक्शनिंग सगळ्यांची सारखी नसतेच, प्रत्येकाची वेगवेगळी असते। परंतु वेगवेगळी जरी असली तरी उद्दिष्ट त्यांचं एकच असतं। तर मला असं वाटतं स्वतंत्र कार्यपद्धती ज्याची त्याची असते, एवढंच याच्यावर म्हणता येईल। तेव्हा खरं तर सत्ताधारी पक्ष एकीकडं मोठ्या गोष्टी करत असताना विरोधी पक्ष नेता ही जबाबदारी इतक्या दिवस ते म्हणायचे की पत्र द्या, तर आम्ही तिन्ही पक्षांनी एकत्रित होऊन अशा पद्धतीनं सरकारकडे म्हणजे विधानसभेच्या अध्यक्षाकडे पत्र सादर केलेलं आहे। आता हे सगळी सर्वस्वी जबाबदारी विधानसभेच्या अध्यक्षाची आहे, त्यामुळे खरं तर भास्कररावांना ते मागच्याच अधिवेशनाच्या काळात मिळायला पाहिजे जबाबदारी। जायकवाड़ी से शहर को 56 MLD पानी फराहम करने वाले कदीम पंप हाउस को बिजली फराहम करने वाला कंडक्टर टूट जाने के सबब यहाँ की बिजली गुल हो गई, जिसकी वजह से तकरीबन 6 घंटे तक शहर के लिए पानी लिफ्टिंग बंद रही।
नाजरीन, शहर में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने और 900 मिलीमीटर कुतर वाली पाइपलाइन को पूरी कुव्वत से शुरू करने की गर्ज से महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की दरख्वास्त पर 22 जून को एक दिन के लिए वाटर शटडाउन किया गया था, मगर जब यह शटडाउन ख़त्म हुआ तो गुज़िश्ता रात 3:20 पर अचानक 56 MLD पानी फराहम करने वाले कदीम पंप हाउस को बिजली फराहम करने वाला कंडक्टर अचानक से टूट गया और यहाँ की बिजली गुल हो गई। गो के महावितरण के मुलाजिमीन ने इसकी मरम्मत का काम जंगी पैमाने पर किया, फिर भी कंडक्टर को जोड़ने के लिए 6 घंटों तक पंप हाउस की बिजली मुतासिर रही और ये काम आज सुबह 9 बजे मुकम्मल हुआ, जिसके बाद यहाँ बिजली बहाल हो सकी। मगर मुसलसल 6 घंटों तक बिजली न होने के सबब शहर के लिए पानी लिफ्ट नहीं किया जा सका और लिफ्टिंग का काम 6 घंटों बाद शुरू हुआ, जिसके सबब शहर की पानी सप्लाई फिर से मुतासिर हो सकती है। शहरियान से ताउन की अपील मुताल्लिका शोबे की जानिब से की गई है। शदीद बारिश से होने वाले नुकसानात की भरपाई में हुए 100 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर MLA बबन राव लोनीकर ने इल्ज़ाम लगाया कि इस मामले में सिर्फ तलाठियों पर कार्रवाई की गई, जबकि इसमें साबिक ऑफिसर्स के भी मुलविस होने का इम्कान है। वाज़ेह हो कि जालना में आए शदीद बारिश के बाद मिलने वाली इमदाद में तकरीबन 100 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, जिसमें सिर्फ तलाठियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि 2 तहसीलों के तहसीलदार और ग्राम सेवकों पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। MLA बबन राव लोनीकर ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस स्कीम में साबिक रिहायशी कलेक्टर भी शामिल हो सकते हैं, इसलिए उनकी मुकम्मल जाँच होनी चाहिए। लोनीकर ने यह भी मुतालबा किया है कि घोटाले में मुलविस 76 मुलाजिमीन को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और उनकी जायदादें जब्त की जाएँ ताकि शफाफियत बहाल हो सके। इस ज़िमन में BJP MLA बबन राव लोनीकर ने खबरदार किया है कि अगर मुलविस अफसरान और एहलकारों पर फौरी कार्रवाई नहीं हुई तो ये मामला मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। दुसरी गोष्ट आहे की घनसावंगी तालुक्यामध्ये किंवा अंबड घनसावंगीमध्ये कलेक्टरनं त्यांच्या यंत्रणेवर कारवाई केली महसूलच्या लोकांवर, पण जिल्हा परिषदेच्या सीओना बोलवलं होतं मी आता बैठकीला। जिल्हा परिषदेचे डेप्टी सीओ बोलवले होते की विधानसभेत ही चर्चा आहे, तलाठी मंडळ अधिकारी हे सगळे निलंबित झाले, यांच्या कारवाया झाल्या, विभागीय चौकशी चालू आहे आणि हा आकडा 76 लोकांचा आहे। 76 लोकांवर निलंबनाची कारवाई करावी लागेल। त्याच्यातले जे काही ग्रामसेवक आहेत 31 त्यांच्यावर अद्यापपर्यंत कुठली कारवाई नाही, त्यांना नोटीस नाही। आजची आज सीओना सूचना दिल्यात की तातडीने आजच्या आज नोटीस द्या, त्यांचा खुलासा मागवा आणि त्यांच्यावर 30 तारखेच्या आत निलंबनाची कारवाई करा। ज्या ग्रामसेवकांनी याच्यामध्ये भ्रष्टाचार केला, अपहार केला, चुकीचं काम केलं, त्यांनाही शिक्षा झाली पाहिजे। कृषी सहाय्यक आज ते जालन्याला नव्हते, मी फोन केला त्यांना की अरे तुम्ही एवढा मोठा घोटाळा झाला, तुमचे कृषी सहाय्यक त्याच्यात अडकलेत, त्यांनी पैसा खाल्ला, लुटले शासनाला, शेतकऱ्याचे पैसे खाल्ले, तुम्ही कुंभकर्णासारखं झोपले। मी आज कृषी अधीक्षक कापसे यांना बोललो, अधिवेशनाच्या अगोदर जर नाही ही कारवाई झाली तर शेवटी जिल्हा कृषी अधीक्षक यांच्यावरच कारवाई करा अशी मला मागणी करावी लागेल। मी सीओ कलेक्टरच्या समोर बोललो, सीओनशी हा बोललो विषय की तुम्ही कारवाई नाही केली तर शेवटी सभागृहामध्ये आम्हाला आणावं लागेल आणि ह्या सगळ्या 76 लोकांवर कारवाई झाली पाहिजे। SDM दोषी आहेत, 2 तहसीलदार दोषी आहेत, आपत्ती व्यवस्थापनचे प्रमुख असतात RDC आणि सारी आपत्ती व्यवस्थापनची जबाबदारी असते ती RDC असते आणि RDC अंग काढून घेत आहेत। या सगळ्या प्रकरणामध्ये RDCचा रोल खूप महत्त्वाचा असतो, ते सुद्धा या भ्रष्टाचारात सहभागी आहेत किंवा नाही या संदर्भात त्यांची चौकशी करावी लागेल। त्यावेळेला जे आमदार होते शरद पवार साहेबांच्या गटाचे, त्यांच्याकडेही लोकांची मागणी आहे की बाबा कोणाचा तरी आश्रय असेल, लोकप्रतिनिधी त्यांच्या कोणी आहे का, ठीक आहे कोणी असेल, आमदार शरद पवार गटाचा असेल किंवा मी असेल, आमच्या तिथं काही घोटाळा झाला तर शेवटी आमची चौकशी झाली पाहिजे। त्याच्यामुळं या चौकशीची व्याप्ती खूप मोठी आहे। 76 लोकांचं निलंबन केलं पाहिजे, 76 लोकांची मालमत्ता जप्त केली पाहिजे। या 76 लोकांवर, यांच्या घरावर, बंगल्यावर, सातबारावर बोजा टाकला पाहिजे। तहसीलदार, SDM, मंडळ अधिकारी, तुमचे तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहाय्यक या सगळ्यांच्या सातबारावर बोजा टाकावा लागेल आणि हे सगळे पैसे वसूल करावे लागतील, अशा प्रकारची चर्चा झाली। मात्र जिल्हा अधिकाऱ्यांना डायरेक्ट बोजा टाकण्याचे अधिकार नसतात। महसूल मंत्र्यांशी बोलून बावनकुळे साहेबांशी विधानसभेमध्ये त्यांचं उत्तर घेऊन शासनाकडून मालमत्ता जप्त करण्याचे किंवा यांच्या मालमत्तेवर बोजा टाकण्याचे आदेश आणावे लागतील
जिला जालना के मंठा तालुके में 41 ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवकों ने अपनी मौजूदगी से मुताल्लिक जाली करारदाद मंजूर की। ये मामला अब संभाजी ब्रिगेड ने उजागर किया है, जिस पर उन्होंने जिला कलेक्टर से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तालुका मंठा की 21 ग्राम पंचायतों के ग्राम सेवकों ने ये झूठी करारदाद मंजूर की कि वो हेडक्वार्टर में मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं, हालांकि दरहकीकत वो वहाँ रिहाइश पजीर नहीं है। इन जाली करारदादों के जरिए हुकूमत को गुमराह किया गया है, जो कि सीधा धोखाधही का मामला बनता है। संभाजी ब्रिगेड ने इस पूरे मामले को बेनकाब किया है और जिला कलेक्टर श्री कृष्ण पांचाड़ से मुतालबा किया है कि इन तमाम ग्राम सेवकों को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और उन पर फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएँ। उन्होंने मजीद इंतबाह दिया कि अगर इस मामले पर जल्द कार्रवाई न हुई तो संभाजी ब्रिगेड सख्त एहतजाज करेंगे। मंठा तालुक्यातील 41 ग्रामपंचायतने ठराव दिलेले ग्रामसेवकाच्या माध्यमातून खोटे ठराव दिलेले शासनाला फसवलेलं आहे की आम्ही मुख्यालयी राहतोय। मुळात हे 41 ग्रामसेवक मुख्यालयी राहत नाहीत आणि राहत नसल्या कारणाने 1 वर्षापासून संभाजी ब्रिगेड मंठा तालुका तिथले बाळासाहेब खवणे आणि आसाराम झोले त्या ठिकाणी आंदोलन करत आहेत आणि वेळोवेळी आम्ही शासनाचे पत्र व्यवहार केला। परवा दिवशी कुठेतरी सीओ साहेबांना शिस्तभंगाची कारवाई करा असं गट विकास अधिकाऱ्यांनी पत्र काढलेलं आहे। आम्ही 1 वर्षापासून आंदोलन करतोय, आमरण उपोषण करतोय, सगळं करतोय। आमचं म्हणणं आहे की शासनाला फसवल्याबद्दल 41 ग्रामसेवकावरती दंडात्मक कारवाई करून फौजदारी गुन्हे दाखल करावे आणि त्यांच्याकडून शासनाचा पैसा, जो लोकांचा पैसा आहे, तो वसूल करण्यात यावा आणि यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी असं आमची मागणी आहे। त्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकारी साहेबांशी चर्चा करायला आलेलो आहे। ते तात्काळ यांच्या निलंबनाची कारवाई करून फौजदारी गुन्हे दाखल करावे। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं जमात के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 24 जून से 16 जुलाई के दरमियान मुनक़िद किए जा रहे हैं। इम्तिहानात को पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीक़े से मुनक़िद करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने दफ़ा 163 के तहत सख्त हिदायत जारी की हैं। इस ज़िमन में इम्तिहानी मराकिज़ और उनके 100 मीटर के अहाते में मखसूस पाबंदियाँ नाफिज की गई हैं। सिर्फ इम्तिहान देने वाले तलबा, अमला और सिक्योरिटी एहलकारों को इस जोन में दाखिले की इजाज़त होगी। 5 या इससे ज़ायद अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी आयद की गई है। जेरोक्स की दुकानें, पब्लिक टेलीफोन, STD, ISD बूथ और फैक्स सेंटर्स को भी बंद रखने के अहकामात जारी किए गए हैं। इम्तिहानी जोन में मोबाइल फ़ोन, वायरलेस सेट, कैलकुलेटर, लैपटॉप वगैरह साथ रखने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अयां रहे कि यह तमाम हिदायत 24 जून से 16 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। हुकूमत की हिदायत को नज़रअंदाज करने वाले तालीमी इदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। ये इंतबाह हुकूमत के मुताल्लिक़ा शोबे की जानिब से दी गई है। वाज़ेह रहे कि ज़रूरतमंद और पसमानदा तबक़ात के तलबा को खानगी स्कूलों में दाखिला दिलवाने की गर्ज से RTE के तहत उनके लिए 25% कोटा रिज़र्व रखा गया है और उनके अखराजात, ट्यूशन फ़ीस वगैरह की अदायगी हुकूमत की जानिब से की जाती है, जिसके लिए हर तालीमी इदारे को अपने स्कूल की ट्यूशन फ़ीस और दीगर अखराजात से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात पोर्टल पर दर्ज करना लाजमी करार दिया गया है। मगर कई खानगी स्कूलों के ज़िम्मेदारान हुकूमत के इन अहकामात को यकसर नज़रअंदाज कर रहे हैं। लिहाजा हुकूमत की जानिब से इंतबाह दिया गया है कि जिन स्कूलों के ज़िम्मेदारान ने अपनी ट्यूशन फ़ीस की मालूमात पोर्टल पर दर्ज नहीं की है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से चलाए जाने वाले CBSE स्कूलों में जूनियर KG में दाखिलों के एडमिशन फॉर्म्स की तकसीम आज से शुरू की गई, जिसे हासिल करने मज़कूरा स्कूलों में सरपरस्तों की भीड़ रही। नाज़रीन, खानगी स्कूलों की महंगी फ़ीस से तंग आकर अब शहरियान का अपने बच्चों को म्यूनसिपल स्कूलों में दाखिला दिलवाने का रुझान बढ़ने लगा है। किसी ज़माने में सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला परिषद इंतज़ामिया की जानिब से ही स्कूल चलाए जाते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता तालीमी शोबे पर खानगी इदारों ने कब्जा जमा लिया था और जगह जगह खानगी स्कूल शुरू हो गए। मगर यहाँ तलबा से ली जाने वाली फ़ीस और डोनेशन अदा करना हर किसी के बस की बात नहीं, मगर सरपरस्तों को कोई मुतबादिल दिखाई नहीं देता था, जिसकी वजह से इन खानगी स्कूलों में तलबा की तादाद सरकारी स्कूलों में तलबा की तादाद से कहीं ज़्यादा हो गई थी। मगर म्यूनसिपल कमिश्नर ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद सीनियर IAS ऑफिसर जी श्रीकांत ने म्यूनसिपल स्कूलों का दर्जा बुलंद करने का तहिया करते हुए स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल नामी प्रोग्राम शुरू किया। उनके रुजू होने से कबल ही म्यूनसिपल स्कूलों की हालत ज़ार पर रोने की बजाय उन्हें बेहतर बनाने की गर्ज से साबिक एडमिनिस्ट्रेटर पांडे ने आज से 3 साल कबल शहर में 5 मकामात पर CBSE सेंटर के स्कूल शुरू किए, जिसके मस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। इन CBSE स्कूल्स में जूनियर KG में दाखिलों के लिए एडमिशन फॉर्म्स की तकसीम का अमल आज से शुरू किया गया। शहर में जिन 5 मकामात पर CBSE स्कूल शुरू किए गए हैं, उनमें प्राइमरी उर्दू स्कूल नंबर 5 चेलीपुरा का भी शुमार है।
एक वक्त ऐसा आ गया था कि यहाँ तलबा न होने के सबब इस स्कूल को बंद करने की नौबत आ चुकी थी, मगर जब डॉक्टर रशीदुन्निसा बेगम को इस स्कूल के HM की जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने अपने आला अफसरान से यहाँ भी CBSE पैटर्न पर स्कूल शुरू करने की गुजारिश की, जिसे कबूल करते हुए आज से 3 साल कबल यहाँ CBSE स्कूल शुरू किया गया और इन 3 सालों में इस स्कूल ने खूब तरक्की कर ली। आज जब यहाँ जूनियर KG में दाखिलों के लिए फॉर्म्स की तकसीम शुरू की गई तो यहाँ सरप्रस्तों की भीड़ देखी गई। सदर मुदर्रिस रशीदुन्निसा बेगम के मुताबिक यहाँ जूनियर KG में 40 बच्चों को दाखिला दिया जाएगा, मगर इन 40 नशिस्तों के लिए तकरीबन 400 फॉर्म्स दाखिल किए जाने का इम्कान है और मौसूला फॉर्म्स की स्क्रूटनी के बाद जो तलबा एडमिशन के लिए अहल करार दिए जाएंगे उनके नामों की चिट्ठियां डालकर कुरानदाजी के जरिए उनमें से 40 बच्चों का इंतखाब किया जाएगा और उन्हें जूनियर KG में दाखिला दिया जाएगा। महानगर पालिका उर्दू प्राइमरी स्कूल शेरीपुरा नंबर 5 में तकरीबन 3 साल पहले CBSE शुरू किया गया था। जब जूनियर और सीनियर के एडमिशन लिए गए उसके बाद जमात अव्वल का एडमिशन जमात अव्वल तक क्लास पहुंची, उसके बाद सेकेंड और इस साल थर्ड यहाँ पर CBSE का क्लास रहेगी। इसमें अभी ये साल आज से जूनियर KG के लिए फॉर्म तकसीम किए जा रहे हैं। 23 और 24 इन दो दिनों में CBSE के फॉर्म मिलेंगे, जिसमें सिर्फ जूनियर KG का एडमिशन होगा। 3.5 से 4 साल के बच्चों के लिए जूनियर KG के एडमिशन के लिए आज और कल फॉर्म तकसीम किए जाएंगे। फॉर्म सबमिशन की डेट और नोटिस बोर्ड पर लगाई गई है, उस दिन फॉर्म सबमिट करना है और उसके बाद लकी ड्रॉ होगा और लकी ड्रॉ के ज़रिए से एडमिशन फाइनल किए जाएंगे इंशाल्लाह। 40 सीट्स पहले जब आए तो शुरुआत हुई थी तो सिर्फ 25 सीट्स लिए जाते थे, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स देखते हुए और उनके ख्वाहिश का ख्याल रखते हुए 30 सीट्स लिए गए। फिर उसके बाद अभी पिछले साल से हमारे मोहतरम डी श्रीकांत सर ने इन सीट्स को बढ़ाकर 40 सीट कर दिए और अब इस साल भी इंशाल्लाह 40 सीट तो फाइनल होंगे। औरंगाबाद के मेडिकवर अस्पताल में एक ही छोटे सुराख से बाईपास और वाल्व की तब्दीली की कामयाब सर्जरी की गई। ये कारनामा डॉक्टर मनीष पुरानिक की क़यादत में अंजाम दिया गया। अयान है कि फुलमरी ताल्लुक़े के एक 60 साला मरीज़ को हार्ट अटैक के बाद सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी। जांच से पता चला कि दिल की खून की नालियों में रुकावट है और साथ ही एक वॉल्व भी नाकारा हो चुका है। ये बीमारी बाइकस्पिड स्टेनोसिस के नाम से जानी जाती है। मरीज़ के दिल की कमज़ोरी के बाइस ओपन हार्ट सर्जरी का खतरा था। ऐसे में डॉक्टर मनीष पुरानिक और उनकी टीम ने हिम्मत की और महारत से एक ही सुराख से बाईपास और वॉल्व की तब्दीली की पेचीदा सर्जरी कामयाबी से मुकम्मल। ये मिक्स्ड मेथड यानी जदीद तरीक़ेकार से होने वाली महाराष्ट्र की पहली सर्जरी मानी जा रही है, जिसमें मरीज की जान बच गई। 60 साला शख्स को एक नई जिंदगी मिली। गुज़िश्ता 13 वर्षों में डॉक्टर मनीष पुरानिक ने 700 से ज़ायद दिल की कामयाब सर्जरीज की हैं, जिनमें वॉल्व की तब्दीली, दिल में सुराख का इलाज और खून की नालियों की दोबारा तामीर शामिल हैं। नमस्कार, मी डॉक्टर मनीष पुरानिक मेडिकवर संभाजीनगर इथे मिनिमली इन्व्हेसिव्ह कार्डियक सर्जन म्हणून कार्यरत आहे। आजच्या पत्रकार परिषदेचं कारण खास हे आहे की आम्ही संभाजीनगर मेडिकवर हॉस्पिटलला मागील 5 वर्षांपासून हृदय शस्त्रक्रियेचं रूपच बदललेलं आहे। आम्ही छोट्या चिराने, ज्याला मिनिमल ॲक्सेस कार्डियक सर्जरी म्हणतात किंवा रुटीन भाषेमध्ये त्याला कीहोल बायपास शस्त्रक्रिया ह्या पद्धतीने 2 फासाळ्यांच्या मधून अगदी छोट्या चिऱ्याने दुर्बिणीच्या मदतीने आणि स्पेशल इन्स्ट्रुमेंट्सने आपण ही हृदय शस्त्रक्रिया करतो आहोत। मागच्याच आठवड्यात आम्ही साधारणतः या शस्त्रक्रियेमध्ये आपण एकतर एका डाव्या बाजूला छोट्या चिऱ्याने विविध प्रकारच्या बायपास शस्त्रक्रिया करतो किंवा उजव्या छातीच्या छोट्या चिऱ्याने वॉल रिप्लेसमेंट किंवा ओपन हार्ट शस्त्रक्रिया करायचा हा आपला प्रघात आहे। मागच्या आठवड्यात आपण एका रुग्णाला, ज्याला वॉल रिप्लेसमेंट अधिक बायपास शस्त्रक्रिया लागत होती, त्या रुग्णामध्ये साधारणतः आतापर्यंत आपण समोरूनच शस्त्रक्रिया करणं योग्य मानत होतो। मागच्या आठवड्यात आपण ही शस्त्रक्रिया, ज्याच्यामध्ये हृदयाची एक झडप, ज्याला आओर्टिक वॉल्व म्हणतो, ती बदलण्याचं काम आणि त्याचबरोबर 2 रक्तवाहिन्यांना बायपास टाकण्याचं काम हे 2 फासाळ्यांमधून एका छोट्या चिऱ्याने दुर्बिणीच्या मदतीने आपण केलेलं आहे। त्याच्यामुळे रुग्णाचं कुठलंही हार्ट फ्रॅक्चर झालं नाही, रुग्णाचा कुठलाही छातीचा पिंजरा पूर्णपणे उघडला नाही। त्यामुळे रिजनल ॲनेस्थेशियामुळे वेदनारहित अशी आपण या रुग्णाची शस्त्रक्रिया करू शकलो आहोत। त्याच्यामुळे
रुग्ण 5व्या-6व्या दिवशी घरी डिस्चार्ज होऊन आपल्या स्वतःच्या रुटीन कामाला रुजू होऊ शकलेला आहे. ह्या पद्धतीने 2 हृदय शस्त्रक्रिया एकाच छोट्या जिल्ह्यातून करण्याचा हा महाराष्ट्रातली ही पहिलीच वेळ असल्यामुळे ही एक विशेष बाब ठरत आहे. त्यामुळे आपण ही पत्रकार परिषद बुलावली होती. म्यूनसिपल आम इंतखाबात के लिए वार्ड्स और ब्लॉक की तश्कील से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रोग्राम में तब्दीली की गई है, जिसके मुताबिक 3 ता 6 अक्टूबर के दरमियान ब्लॉक्स के क़तई खाके ज़ाहिर किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों रियासती इलेक्शन कमीशन ने वार्ड्स और ब्लॉक्स की तश्कील के लिए जो टाइम टेबल दिया था उसमें तरमीम की गई है, जिसके मुताबिक नए वार्ड्स और ब्लॉक्स के अबूरी खाके 1 ता 5 अगस्त तक तैयार करके अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भिजवाए जाएंगे, जो 6 ता 11 अगस्त के दरमियान अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाएंगे, जिससे इलेक्शन कमीशन के ऑथोराइज ऑफिसर्स की मंजूरी मिलने के बाद 22 ता 28 अगस्त के दरमियान ज़ाहिर करके उस पर एतराज़ात मंगवाए जाएंगे, जिस पर इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा अफसरान 29 अगस्त से 8 सितंबर के दरमियान समाअत करेंगे और मुताल्लिका अफसरान अपनी सिफारिशात के साथ वो तमाम एतराज़ात और तजावीज़ 9 ता 15 सितंबर के दरमियान हुकूमत के शोबे शहरी तरक्यात को भिजवाएंगे। उसके बाद 16 ता 22 सितंबर के दरमियान अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ये सिफारिशात इलेक्शन कमीशन को पेश करेंगे। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद मुताल्लिका म्यूनसिपल कमिश्नर्स वार्ड और ब्लॉक के खाकों को 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के दरमियान ज़ाहिर कर देंगे। शहर में मौजूद इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में आज ग्रेजुएशन डे मुनाकिद किया गया, जहां कॉलेज में ज़ेर तालीम मुल्की व गैर मुल्की तलबा में ग्रेजुएशन कोर्सेस मुकम्मल कर लिए जाने पर डिग्री सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। मौलाना आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन फरहत जमाल की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में भारतीय होटल मैनेजमेंट के वाइस चेयरमैन मह आफरीद बिलमोरिया, यूनाइटेड किंगडम हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी के वाइनी बेली, मौलाना आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी के डॉक्टर एजी खान, IHM के प्रिंसिपल आनंद आयंगार मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर इंस्टीट्यूट से मुख्तलिफ कोर्सेस में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तलबा व तालिबात में मेहमानों के हाथों डिग्री सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इसी तरह इंस्टीट्यूट के होनहार तलबा में इनामात तकसीम किए गए। इसी तरह मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने बड़े ही मौसर अंदाज में उनकी रहनुमाई की और उनके रोशन मुस्तक़बिल और कामयाब ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। किसानों को आसानी से कर्ज फराहम हो, इस गर्ज से शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र लीड बैंक के अफसरान और मुलाजिमीन के लिए एक वर्कशॉप रखा गया। विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे सिडको टाउन सेंटर में मौजूद बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हेड ऑफिस पहुंचे और बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात करके इस मसले पर उनसे तफसीली गुफ्तगू की और उनसे शिकायत की कि किसानों को कर्ज हासिल करने में कई मुश्किलात का सामना है और बैंक मुलाजिमीन उनसे ताउन करने तैयार नहीं हैं, जबकि वज़ीर आला के स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि किसानों को कर्ज फराहम करवाने के लिए किसी किस्म की कोई सख्त शराइत न रखी जाएँ। अगर वो किसी और के गारंटर हों तो भी उन्हें कर्ज हासिल करने में कोई दुश्वारी नहीं आनी चाहिए, मगर बैंक मुलाजिमीन उनके स्टैंडिंग ऑर्डर्स को साफ तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। लिहाजा अपोजिशन लीडर ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अफसरान और मुलाजिमीन के लिए एक वर्कशॉप लेकर किसानों के मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया और उन्हें इंतबा दिया कि किसानों को कर्ज देने में टालमटोल हरगिज न की जाए। बसूरत दीगर शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से अवामी तहरीक चलाई जाएगी। मराठवाड्यामध्ये आज शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवताना ज्या पद्धतीनं अडचणींना सामोरं जावं लागतं, त्या दृष्टीनं बँका मानसिक त्रास मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना देत आहेत आणि म्हणून आज आम्ही एक बँकांची शाळा नावाचा उपक्रम पूर्ण मराठवाड्यात बँकामध्ये जाऊन राबवतोय आणि या उपक्रमाच्या अंतर्गत बँकांकडून काही प्रश्नाचे उत्तर आम्ही शोधतोय आणि या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यामध्ये सुरळीतपणा यावा हा आमचा उद्देश आहे। याच्यातला प्रमुख सिबिल तपासून अशा पद्धतीनं वरपासून माननीय मुख्यमंत्र्यांपासून सूचना आहेत। अशा असताना इथे आम्ही लीड बँकेकडे आलो, त्यांनी सांगितलं की अशा सूचना आहेत, खरं आहे, परंतु खालच्या स्तरावरचे बँकेचे अधिकारी मॅनेजर्स या सूचनांचं पालन तंतोतंत करत नाही, सिबिल तपासतातच आणि म्हणून हा एक मुद्दा आहे। बऱ्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांनी वन टाइम सेटलमेंट केलेलं आहे,
बऱ्याच ठिकाणी काही शेतकरी एखाद्याचा जामीनदार राहतात आणि अशा स्थितीमध्ये या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवण्यामध्ये मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत आणि म्हणून बरेच अर्ज 2-2 महिने प्रलंबित आहे. म्हणून आमचा एक मुद्दा असा होता की 1 आठवड्यामध्ये एक तर अर्ज ऍक्सेप्ट करा नाही तर रिजेक्ट करा, पेंडिंग ठेवू नका, कारण मग दुसरा मार्ग शेतकऱ्याला निवडता येतो. आणि या सगळ्या परिस्थितीमुळं शेतकऱ्यांना वेगळ्या अडचणीला सामोरं जातं. आता पेरणीचे दिवस आहे, खतं घ्यावं लागतात, बी बियाणं घ्यावं लागतात. पाऊस सुरुवातीला चांगला आला, आता थांबलेला आहे. मागच्या काळात अतिवृष्टी झाली, गारपीट झाली, याचंही सरकारने अनुदान दिलं नाही, विमा थकलेला आहे. आणि या स्थितीमध्ये बँका एक आशेचा किरण शेतकऱ्यांसाठी आहे, परंतु या बँकामध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांची अडवणूक होते. आणि म्हणून आज आम्ही ही संभाजीनगरात बँक ऑफ महाराष्ट्र लीड बँक आहे, त्यांच्या सर्व अधिकाऱ्यांची भेट घेतलेली आहे, त्यांच्याशी चर्चा केली, आमच्या मागण्या, आमचं म्हणणं आम्ही त्यांच्या समोर मांडलेलं आहे. आज 23 जून सेनगांव में वाक़ई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में शिवसेना ठाकरे ग्रुप ने किसानों की मुश्किलात को उजागर करने के लिए अलामती किसानों की क्लास लगाकर एहतजाज दर्ज करवाया। कुदरत की मार से पहले ही परेशान किसानों को अब बैंकों की जानिब से फसल कर्ज न मिलने की वजह से मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस संगीन मसले को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला प्रमुख संदीश देशमुख की क़यादत में ये एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान बैंक से मुतालबा किया गया कि किसानों को जल्द अज जल्द फसल कर्ज फराहम किया जाए और किसी भी तकनीकी बहाने से कर्ज न रोका जाए। ठाकरे ग्रुप ने इंतबाह दिया है कि अगर आइंदा भी किसानों के साथ यही सलूक जारी रहा तो मज़ीद सख्त एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और जिम्मेदारान मौजूद थे। आज आमच्या तालुक्यामध्ये बँकेची शाळा हे आंदोलन छेडण्यात आलेलं आहे। सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शेतकऱ्यांना कर्ज हे कुठली बँक देत नाही, त्यांना आधार कार्ड लिंकिंग बँकिंग अशा अलग योजना सांगून त्यांना नाकारण्यात येते। परंतु शासनाच्या जीआर प्रमाणे प्रत्येक शेतकऱ्याला कर्ज हे मिळालंच पाहिजे, आमची ही प्रमुख मागणी। दुसरी मागणी त्याच्यामध्ये जे सिव्हिल त्यांनी दिलेलं आहे ते सिव्हिल रद्द करण्यात यावं, ही सर्वात महत्त्वाची मागणी शासनानं या ठिकाणी आमच्या आंदोलनातून आम्ही त्यांना कळवतो। रूरल एसपी ऑफिस के एक जूनियर क्लर्क को 3000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए एसीबी अमले ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक रूरल एसपी ऑफिस के एक जूनियर क्लर्क ने, जिसका नाम सुभाष नवलू बताया जा रहा है, कर्ज की फाइल मंजूर करवाने में मदद करने के लिए दरख्वास्त गुजार से 3000 रुपयों की रिश्वत तलब की, मगर दरख्वास्त गुजार उसे रिश्वत देना नहीं चाहता था, लिहाजा उसने ये मामला एंटी करप्शन ब्यूरो के सुपुर्द कर दिया। जिसके बाद एसीबी अमले ने जाल बिछाकर इस रिश्वतखोर क्लर्क को 3000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ सिडको पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और मुलजिम के घर की तलाशी शुरू की गई। जीतो जालना वीमेन विंग की जानिब से मुनक्किदा JLPL प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार इख्तिताम हुआ, जहां अरिहंत स्टार्स ने जैन टाइटंस को फाइनल में शिकस्त देकर फतह हासिल की। ये दिलचस्प क्रिकेट टूर्नामेंट 19 से 21 जून के दौरान जालना की पुरानी MIDC में वाक़ केनिया टर्फ पर खेला गया, जिसमें ख़वातीन के कुल 6 टीमों ने एक जोश व खरोश से शिरकत की। 21 जून को खेले गए फाइनल में अरिहंत स्टार्स और जैन टाइटंस के दरमियान सनसनीखेज़ मुकाबला हुआ, जिसमें अरिहंत स्टार्स की टीम ने मैदान मार लिया और JLPL ट्रॉफ़ी अपने नाम की। इस मौके पर साबिक़ मेयर संगीता ताई गोरंटियाल के हाथों इनामात तकसीम किए गए। फातेह टीम को गोल्ड मेडल और ट्रॉफ़ी से नवाजा गया, जबकि वुमेन ऑफ द मैच को भी खुसूसी एजाज़ से सरफराज किया गया। टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद के लिए मुख्तलिफ इदारों ने स्पॉन्सरशिप दी, जिनमें नितिन ट्रेडिंग कंपनी एंड हार्डवेयर, पाटनी पल्सेस, पीयूष सेल्स कॉरपोरेशन, चौकड़ी ग्रुप, शीला इंडस्ट्रीज़, पाटनी स्पीयर्स, जैन ब्रदर्स और शकुंतला गांधी शामिल थे। जीतो जालना वीमेन विंग की सदर दीप्ति पाटनी, सेक्रेटरी अंकिता बोरुंदिया, रूमा पाटनी, सुरभि सकलेछा, पूर्वी मट्ठा और दीगर मेम्बरान ने बड़ी मेहनत से टूर्नामेंट को कामयाब बनाया। वाज़ेह है कि इस शानदार इवेंट को समृद्धि डेवलपर्स ने स्पॉन्सर किया था। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में एट्रॉसिटी एक्ट के तहत केस है दर्ज, फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? गिरफ्तारी के मुतालबे पर अम्बेडकरी समाज की जानिब से शहर में निकाला गया आक्रोश मोर्चा। शहर भर में मोर्चे के लिए बढ़ा दिया गया था पुलिस बंदोबस्त। एक दिन का वाटर शटडाउन लेने के बाद गुज़िश्ता रात अचानक कंडक्टर टूट जाने से जायकवाड़ी पंप हाउस की बत्ती हुई गुल। मरम्मत में लग गए 6 घंटे, तब तक वाटर लिफ्टिंग भी रही बंद। शहरियान में पानी सप्लाई मुतासिर होने का इम्कान।
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत चलाए जाने वाले CBSE स्कूल्स में जूनियर KG में दाखिलों के लिए एडमिशन फॉर्म्स की तकसीम का अमल हुआ शुरू। सरपरस्तों में जोशो खरोश, 40 नशिस्तों के लिए 400 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने का है इम्कान। कुरानदाजी के जरिए दिया जाएगा दाखिला। और किसानों को कर्ज हासिल करने में हो रही दुश्वारियों से निजात दिलाने शिवसेना उद्धव ग्रुप उतरा मैदान में। लीड बैंक के अफसरान और मुलाजिमीन के लिए रखा वर्कशॉप और उन्हें याद दिलाई उनकी जिम्मेदारियां। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।